श्रीलंका मॉरिशस में यूपीआई सेवा का शुभारंभ हुआ है। आप देख रहे थे एक खास कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ भी मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि आज यूपीआई एक नया दायित्व निभा रहा है। हमारे संबंध जो हैं दोनों देशों के साथ वो बेहद ऐतिहासिक रहे हैं और उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी आज एक नया रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए पड़ोस प्रथम नीति हमेशा रही है। नेबरहुड फर्स्ट नीति के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका मॉरिशस की यूपीआई प्रणाली से लाभ मिलेगा तीनों ही देशों के लोगों को। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो भारतीय पर्यटक श्रीलंका या मॉरिशस जाएंगे और वहां के नागरिक जब भारत आएंगे तो उनको भी इस डिजिटल तकनीक का फायदा मिलेगा। ये ग्लोबल साउथ की सफलता का प्रतीक है। श्रीलंका और मॉरिशस में भी अब यूपीआई से कर पाएंगे पेमेंट। और संकट के समय में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहा है। भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है, यही भारत की कामना है कि जो पूरा ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें शांति, सुरक्षा और विकास चाहता है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मुलाकात भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत आपका स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता, आज डिजिटल क्रांति के रूप में भारत की जो भूमिका है, किस तरह से भारत एक लीडर के रूप में सामने आ रहा है, उसकी एक साफ झलक हम यहाँ पर देख रहे हैं। एशिया के कई देशों में आज यूपीआई और रुपए कार्ड की व्यवस्था है और आज श्रीलंका और मॉरिशस में भी इसकी शुरुआत हो गई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, किस तरह से देखते हैं ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आज भारत की अग्रणी भूमिका और एक बड़ा फायदा यहाँ पर नजर आएगा डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में तीनों देशों के बीच? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट हुआ है अभी। और ये आप एक एक ऑर्डर में देखिए। पहले ये यूपीआई जो है हमारे 30 जो मिलियन एनआरआईस हैं, इनको पहले ये सुविधा दिया गया ताकि वो हमारे उनके जो बिल पेमेंट हैं वगैरह, भारत पे वगैरह यूज करके, एनपीसीआई का ही है तो वो यूज करें। उसके बाद ये यूएई में गया, फिर सिंगापुर में गया और अब मॉरिशस और श्रीलंका में। तो आप सोचिए पूरे इस एरिया का ट्रेड जो है, मतलब जो आप आपसी कंट्रीज का ट्रेड है, काफी इम्पोर्टेंट है इस एरिया में। तो उसकी जो वैल्यू करेंसी है वो एक तरीके से यूपीआई उसको और प्रोत्साहन देगा, खास करके जो हमारे टूरिस्ट वहां जाते हैं और उनके टूरिस्ट जो हमारे आते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंस्टेंट है। तो पहले क्या होता था, आपको याद होगा कि हमें कैश लेके जाना पड़ता था, नहीं तो फॉरेन क्रेडिट कार्ड लेके जाना पड़ता था। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अब जो ग्लोबल ट्रैवल है, मतलब हमारे इलाके में एक तरीके से एक आम आदमी भी ये ट्रैवल कर सकता है जिसका अपना डोमेस्टिक यूपीआई हो। तो एक बहुत ही अहम मतलब ये जो आज 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 जो एग्रीमेंट किया है, ये बहुत ही अहम बात है। बिल्कुल। अनिल जी, फिनटेक क्रांति की बात करें उसमें भी भारत यहाँ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। किस तरह से हम देखते हैं यूपीआई की लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा उस पर लगाम लगी है। और प्रधानमंत्री ने जैसे जिक्र किया कि आज हमारे देश के गांव-गांव में एक आम खरीदार, एक आम कस्टमर जिस तरह से डिजिटल लेन देन कर रहा है, आगे की राह कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण है ये? अरे डोमेस्टिकली तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये यूपीआई जो है एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब ज्यादा लोग जानते नहीं है, जो जो डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपने अभी उसका रेफरेंस किया, वो एनपीसीआई के ढांचे से ही होता है। और उसके कारण एक तो वेलफेयर उन्हीं को मिला जिनको मिलना चाहिए, तो और दूसरी बात है लीकेजेस कम हुए। तो करीब 3 लाख करोड़ के बचत हुई है भारत सरकार की। तो आप सोचिए, जो कोविड रिलीफ में पहला पैकेज था वो 1,70,000 करोड़ का था, तो उसका दुगना देश को पैसा बचा है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। और दूसरा है जो हमारे आम ट्रांजैक्शंस हैं, आप कहीं भी देख लिए, नुक्कड़ में चले जाइए, आप जूस लेने चले जाइए, सब जगह क्यूआर कोड है।
तो अभी तो चेंज जो है कि ज्यादातर व्यक्ति रखते ही नहीं है, लाइक, और कैश भी कम रखते हैं आजकल। तो ये सब इसके इसके फायदे अनेक हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इकोनॉमी में एफिशिएंसी है ये बहुत इंप्रूव होता है, क्योंकि आप जब तुरंत ट्रांजैक्शन होता है सेटल, आपने मुझे मेरे सेल के लिए ट्रांजैक्शन दिया, मेरे पास आए, मैंने किसी और को दिया, तो इसमें जो गति है, इकोनॉमिक जो आर्थिक गति है देश में, वो उसको खूब बढ़ावा मिलता है। और जितना देश प्रोडक्टिव होगा उतना ही देश के लिए भला है, और देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो हमारा जो डोमेस्टिक सक्सेस है इसी को हम अब बाहर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये यूपीआई का जो नींव है, ये आधार है। हम्म। और आधार आप जानते हो सब, 140 करोड़ लोगों के पास अभी आधार है। अभी इसको भी ग्लोबली अब ऑफर किया जा रहा है। और G20, हाल G20 का जो मीटिंग हुआ था, वहां पर भी ये एक्सेप्ट हो गया ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारा। तो अब एक मोसिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंगलोर में ट्रिपल आईआईटी में ये हाउस है। ये अभी 4-5 कंट्रीज में आधार भी लेके जा चुके हैं, लेकिन ये हमारा आधार नहीं है, उनका आधार होगा जिस देश में जा रहे हैं। तो ये किसी तरह से देखिए, भारत का एक सॉफ्ट पावर अब दिन भर दिन एक फुटप्रिंट, ग्लोबल फुटप्रिंट बनाया जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि जब श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जब भारत आए थे तो एक विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसमें जो वित्तीय कनेक्टिविटी है वो उस पर खास जोर दिया गया, और आज ये वित्तीय कनेक्टिविटी हम दुनिया के कई देशों के साथ देख रहे हैं। ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, और यहाँ पर ये वित्तीय कनेक्टिविटी के साथ संबंधों को एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह के उसके विकास को, शांति को, समृद्धि को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये कदम? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारी जो कल्चरल, पहले ये सारा सारा इलाका एक कल्चरली समान है, काफी कॉमन एरियाज होते हैं कल्चरली। अब आप एक आर्थिक उसको नींव दोगे, जैसे ये दिया है, तो इसमें तो इनके जो आपसी संबंध है और गहरे होंगे। तो एंड ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी होता है। अगर आप आर्थिक करीबी है तो डिप्लोमेटिक करीबी भी रहेगी। आप देखिए अभी यूएई और भारत के बीच में ये 10 साल पहले इतनी करीबी नहीं थी जितनी आज है। इसका मूल कारण एक है कि प्रधानमंत्री वहां खुद गए हैं 5-6 बारी। दूसरा है, इन्होंने एक आर्थिक रिश्ता बना लिया है जो सीपा कहते हैं, जिसमें ट्रेड बढ़ गया है। आज यूएई हमारे भारत का तीसरा ट्रेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो वैसे ही आप सोचिए, श्रीलंका के साथ, मॉरिशस के साथ, ये जितना आर्थिक गहराई बढ़ेगी उतना ही रिश्ता भी बढ़ेगा। और जितने रिश्ते बढ़ेंगे, भारत का मतलब एक ग्लोबल एक छवि वो और बनेगी। बिल्कुल। तो फिजिकल और डिजिटल के बाद अब फाइनेंशियल कनेक्टिविटी के एक नए दौर की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। कुछ समय पहले हमने देखा कि आईफिल टावर पर भी यूपीआई की शुरुआत हुई, और ये कोशिश है फ्रांस की कि उसे पूरे देश में इस यूपीआई व्यवस्था को लागू किया जाए। यानी कि साफ तौर पर जो भारत की यूपीआई टेक्निक है, ये तकनीक है, आज ग्लोबल होती जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है भारत, और कोशिश यही रहती है कि जब भी पड़ोसी राज्यों के साथ, अगर पड़ोसी देशों के साथ कोई भी अगर मुश्किल आती है तो यहाँ पर भारत साफ तौर पर सबसे पहला खड़ा होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में यहाँ पर भारत सामने आता है। उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और दोनों ही देशों के जो शीर्ष नेतृत्व वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। उसको किस लिहाज से देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, जैसे भारत एक पड़ोसी का रोल जैसे भारत ने अपनाया है, इस एरिया में किसी देश, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में किसी देश ने ऐसा व्यवहार नहीं किया है। आप कोविड देख लीजिए, जो उन पे संकट आते हैं, हमें तो जब तक पाकिस्तान में भी संकट आते हैं, भारत ने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो ये एक, अब ये पहले एक तरीके से कोई नोटिस नहीं करता था, अब ज्यादा, अब ज्यादा नोटिस किया जा रहा है। और अब आप देख रहे हो G20 में जो भारत का नेतृत्व था,
तो सारे ग्लोबल लीडर जब आए तो उन्होंने भी यही बात दोहराया कि भारत ने कोविड के टाइम और खास करके कोविड के टाइम जो वैक्सीन पहुंचाए अनेक देशों में, श्रीलंका में भी, तो इससे एक एक छवि जो मैं कह रहा हूँ ना और बढ़ेगी, और बढ़ा है और बढ़ेगी। और इसमें आप यही मैं कह रहा हूँ, जो एक कल्चरली जब देश आगे ऐसे ग्लोबल फुटप्रिंट बनाता है तो इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। जी। जैसे अमेरिका का सॉफ्ट पावर बहुत ही अहम है, वैसे भारत का भी सॉफ्ट पावर है, बट ये डिफरेंट तरीके। पहले हमारा सॉफ्ट पावर क्या होता था? बॉलीवुड होता था, खाना होता था, मतलब आर्ट होता था। अभी आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सॉफ्ट पावर का बहुत अहम हिस्सा हो गया है। और इसमें आर्थिक जो आर्थिक जो बातें वो भी जुड़ गई हैं, तो इसमें और भी ये जो नींव है मतलब और गहरा बन गया है। बिल्कुल, पहले जो सॉफ्ट पावर में जिन चीज़ों की बात होती थी उससे आगे बढ़ते हुए आज भारत टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी बांट रहा है इन देशों के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इन सभी ने इस वक्त जो दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व मौजूद थे उन्होंने हमारे पुराने व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। किस लिहाज से आप देखते हैं कि जब हम आज की बात कर रहे हैं, आज तकनीक के जरिए एक नए रिश्ते यहाँ पर पनपते नजर आ रहे हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन पे हम और ज़्यादा यहाँ पर मजबूती देख सकते हैं श्रीलंका और मॉरिशस की, अगर हम बात करें भारत से? खास करके इन दोनों देशों का ही नहीं, आप इसको ना मतलब जैसे मैंने शुरू में ही कहा, और भी कंट्री है, यूएई, आपने फ्रांस का भी उदाहरण दिया। अब इसमें क्या होता है ना, जब एक ढांचा बन जाता है ऐसे फिनटेक का जो इन देशों के बीच में, तो इसमें और भी चीजें हम लोड कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस होगा। और अभी आप रिजर्व बैंक का जो है वो जो इन भारत का जो रुपए है वो भी ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब आपके ये एनपीसी यूपीआई को वहां तक पहुंचाने में दोनों देशों के फाइनेंशियल सेक्टर्स का जोड़ होता है, तो वो जब जोड़ होता है उसमें आप बाद में रुपए का ट्रेड ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो लोकल करेंसीज में, चाहे इंडियन रुपी हो या श्रीलंकन रुपी हो, जिसमें भी हो। तो इसमें और हमें आपको डॉलर में ट्रेड नहीं करना होगा। तो ये एक दो उदाहरण है, इसमें जितनी मजबूती होगी उतना ही मतलब ऑप्शन और आएंगे। तो ये सिर्फ फिनटेक तक ही नहीं है, इसमें जी और भी लोड हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पद्मनाभन जी हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए।